सर आई एम ऑडिबल टू यू? मैं सबको सुनाई दे रहा है सबको? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। ओके सर। गुड इवनिंग सर। मैं डॉक्टर रिया गुप्ता इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 555 दिन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में यह अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता आ रहा है। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजित किया जाने लगा है। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के पास ज्ञान का साझा करना है और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। आइए आज मैं इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर के मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुण्य स्वागत करती हूँ। मैं आज के इस बैठक मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर डॉक्टर मोनिका गोस्वामी जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप सबको आज के वक्ता से परिचित करवाती हूँ। डॉक्टर मोनिका गोस्वामी एक होम्योपैथिक चिकित्सक हैं जो पिछले 19 वर्षों से झांसी में प्रैक्टिस कर रही हैं। उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री गाजीपुर गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से 2000 बैच में पूरी की है। इसके अलावा उन्होंने ग्रीस के इंटरनेशनल विथोल्कस इंस्टीट्यूट से MD की डिग्री प्राप्त की है। वर्तमान में वह झांसी के 10 बेड का एक होम्योपैथिक अस्पताल चला रही हैं। वह कोलकाता के कैंसर इंस्टीट्यूट और पटना के सहानी ड्रग ट्रांसमिशन रिसर्च सेंटर की सदस्य हैं। डॉक्टर गोस्वामी ने कई सम्मेलनों में अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने दिल्ली में आयोजित लिगा में 5 साल के बच्चे के निचले अंगों की लकवा का सफल इलाज के बारे में शोध पत्र प्रस्तुत किया है। इसके अलावा इन्होंने 42 वर्षीय महिला की लिगियन बैरी सिंड्रोम के सफल इलाज पर भी शोध पत्र प्रस्तुत किया है। इन्होंने सोरियासिस, rheumatic arthritis, diabetes, autoimmune disorder, ankylosis spondylitis, fibroids, uterine cyst, PCOD और बहुत सारे स्किन डिजीजेस डिजीज इलाज प्रस्तुत किया है। अब अब ये होम्योपैथी की प्रैक्टिस करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैनीमैन कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योपैथी। और आज का टाइटल जो है वो है होम्योपैथिक अप्रोच फॉर डायबिटिक मैनेजमेंट। तो मैम मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप आज का सेशन कंटिन्यू करें। वेलकम। थैंक यू डॉक्टर। मैं सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों और डॉक्टर्स को नमस्कार करती हूँ और आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हुए आज हमारा टॉपिक है डायबिटीज। डायबिटीज पर शोध पत्र मैंने कुछ समय पहले कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया था और आज उसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा अपने कुछ केसेस को प्रेजेंट करना चाहती हूँ। इसको हम शेयर कैसे करेंगे अपनी स्क्रीन को? आपका नीचे में होगा मैम शेयर स्क्रीन का ऑप्शन, जहाँ पे आप वीडियो ऑन और या मेरे अनम्यूट करते हैं वहीं पर। शेयर स्क्रीन शेयर कर लूं मैं? हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर कर लीजिए। सर को पूछ लीजिए, वो तो बताएंगे। इसमें एपियर ऑन टॉप करके लिख के आ रहा है कुछ। हेलो। हाँ, क्या आ रहा है लिखा हुआ? मैंने स्क्रीन शेयर किया, एपियर ऑन टॉप एयरटेल एंड्रॉयड ऑटो समथिंग बहुत कुछ। एंड्रॉयड ऑटो। मोबाइल है आपका? जी जी जी।
इंटायर स्क्रीन नहीं आ रहा है या फुल स्क्रीन? फुल स्क्रीन इसमें बहुत सारा कुछ आ रहा है ना, तो मीट आ रहा है। मीट नहीं तो गूगल मीट है ना। गूगल मीट कर क्या रहा है उसमें? जी, मीट गूगल मतलब ये मीट का क्या बोलते हैं, जूम मीटिंग का आ रहा है? मीट 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 है, आई थिंक गूगल मीट होगा, जिम जूम नहीं नहीं, मीट नहीं। जूम का आएगा। जूम, हाँ जूम आ गया है। जूम को हाँ, मैंने जूम किया। पे क्लिक करिए। हाँ जूम को क्लिक कर दिया मैंने। हाँ आ रहा है। हाँ ठीक है, आ स्क्रीन गया स्क्रीन आपका। ठीक है। दिख रहा है? दिख रहा है सबको? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है मैम। चलिए, आज का मेरा टॉपिक है डायबिटीज। तो एक तो डायबिटीज आज के जनरेशन में डायबिटीज बहुत कॉमन कॉज है, जो बच्चों में भी बहुत ही कॉमनली पाई जाती है, पुरुष वर्ग में भी, महिलाओं में भी, ओल्ड एज में भी। और डायबिटीज का मुख्य कारण तो लाइफ, जो आजकल हमारी खान पान और जो हमारी लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, मुख्य रूप से मॉडर्न साइंस के हिसाब से हम लाइफ स्टाइल को ही मानते हैं कि लाइफ स्टाइल डिजीजेस हो गई। लेकिन होम्योपैथी कुछ अलग ढंग से सोचती है। होम्योपैथी का सोचना है कि जब तक आपकी मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा, तब तक आपको डायबिटीज नहीं हो सकता। तो होम्योपैथी अपने कारण को रिवील करती है कि मेंटल स्ट्रेस का होना बहुत जरूरी है डायबिटीज के लिए। आपके फैमिली में कहीं डायबिटीज है तो उसको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो डायबिटीज को पढ़ाने से अच्छा है मैं थोड़ा सा केसेस के बारे में बात करूंगी, लेकिन उसके बारे में एक शॉर्टकट बता दूं। डायबिटीज, टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज। एक मिनट। हाँ जी। डायबिटीज के बारे में आपसे बोलूं कि टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज हमारे जनरेशन में है, एक तो टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज mellitus and type 2 is a इंसुलिन डिपेंडेंट। और थर्ड टाइप ऑफ गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, जो प्रेगनेंसी के दौरान मदर से बच्चों में आ जाती है और मदर को हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो जब भी हमारा कभी मेंटल स्ट्रेस बहुत हाई होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग चाइल्डहुड या फिर प्रोफेशनल लाइफ में या ओल्ड एज में, तो जो पैंक्रियाज हार्मोन प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो इंसुलिन का जनरेशन बॉडी में प्रॉपर वे में नहीं होता है और शुगर लेवल हाई होने लगता है, जिसकी वजह से डायबिटीज को हम डायबिटीज इंडिकेट होने लगती है। होम्योपैथी में डायबिटीज का क्या रोल है? ऐसे तो डायबिटीज को बोलते हैं कि एक मैनेजमेंट वाली डिजीज है, इसको क्योर नहीं किया जा सकता, इसको मैनेज किया जा सकता है। पर होम्योपैथी कहती है नहीं, इसको हम क्योर भी कर सकते हैं। प्रोसेस ये है कि डायबिटीज शुरू कैसे हुई। फैमिली में कोई मेंटल स्ट्रेस आया और हमने ज्यादा तनाव लिया, जिसकी वजह से इंसुलिन, पैंक्रिया, लीवर प्रॉब्लम किया, लीवर से पैंक्रियाज में प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ और पैंक्रियाज से इंसुलिन प्रॉपर सिक्रीशन नहीं हो रहा है और हमारा शुगर लेवल बढ़ने लगा। तो जैसे ही होम्योपैथी की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आपकी बॉडी में पहुंचती है, तो ओवरहॉलिंग शुरू होती है हमारी बॉडी की, जिससे धीरे 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 वो मेंटल स्ट्रेस आपका रिलैक्स होता है,
और आपके हार्मोन्स रेगुलेट होने लगते हैं और पैंक्रियास प्रॉपर फंक्शनिंग करने लगता है, इंसुलिन पैदा होने लगता है और डायबिटीज क्योर हो जाता है। तो शुरुआत होती है प्री डायबिटीज से। प्री डायबिटीज में दो तरीके हैं आजकल एलोपैथिक सिस्टम में। कई बार प्री डायबिटीज के लिए मेडिसिन डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, पर हम यूथ को बोलेंगे कि नहीं, तुरंत आपको एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, आपको होम्योपैथिक की तरफ आना चाहिए। और होम्योपैथी में एक तरीका है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। मुझे लगता है कि डायबिटीज की इंडिकेटेड बहुत सारी मेडिसिन है, पर उनका लॉन्ग टाइम तक वर्क बहुत अच्छा देखने को नहीं मिला है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए वो कारगर हो सकती है, लेकिन जब हमें किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज को क्योर करना है, तो क्योर के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का ही सहारा लेने पड़ेगा। अगर वो प्री डायबिटिक है तो बहुत इजिली क्योर हो जाता है। और क्योर का मतलब ये नहीं कि लाइफ लॉन्ग हम किसी चीज को ठीक करते हैं तो वो पूरी जिंदगी के लिए ठीक होनी चाहिए। अगर कोई भी बीमारी 2 साल 3 साल 5 साल के लिए आपकी बॉडी से चली गई है तो वो भी क्योर मानेंगे। 5 साल बाद कभी मेंटल स्ट्रेस फिर आया या कभी माहौल ऐसा हुआ या उसके खान पान में कोई गड़बड़ी हुई तो फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है और आप डायबिटीज की श्रेणी में आ जाते हैं। प्री डायबिटीज को तो इजिली क्योर किया जा सकता है जब कभी पेशेंट डायबिटिक ही हो जाए, उसका फास्टिंग लेवल एबव 140 और पीपी लेवल एबव 180 मेजरमेंट में आने लगे तो हम उसको मान लेते हैं कि हाँ डायबिटीज है। HbA1c एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जांच है, इन्वेस्टिगेशन है, जिसका वैल्यू 5.5 से बिलो ही होना चाहिए। अगर इसका वैल्यू 5.5 से अबव आता है तो हम इसको मान लेते हैं कि हाँ आप डायबिटीज की श्रेणी में आ रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का चुनाव करने के लिए हमें करना क्या होगा? होम्योपैथी में कोई भी व्यक्ति आपके पास, कोई भी पेशेंट आपके पास तभी आता है कि शायद इसका इलाज होम्योपैथी में कारगर है, कि चलो हमको होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट शायद होम्योपैथी क्योर कर सकती है इस चीज को। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कई बार मदर टिंचर दे दिया या फिर शॉर्टकट मेथड से हम उसको क्योर करने की कोशिश करते हैं। वो टेम्पररी रिलीफ देता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के मेरे कई केसेस हैं। मैं एक केस आपके सामने शेयर करती हूँ। ये केस है भोपाल के एक पेशेंट है जिनकी उम्र है 46 ईयर्स। क्या आपको दिख रही है स्क्रीन? एक्चुअली शॉर्ट आ रहा है बहुत, और प्रॉपरली हम इसको, क्या आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? दिख रहा है मैम। जी। तो एक पेशेंट है, इनको डायबिटीज करीबन 14-15 साल से है, 15 साल से इनको डायबिटीज है और ये टैबलेट फॉर्म में लेते थे। टैबलेट इनको 15 साल से टैबलेट इनकी चल रही है। फिर इनका डायबिटीज बहुत हाई रहने लगा, जिसकी वजह से इनको इंसुलिन की जरूरत पड़ने लगी। इंसुलिन 25 के आसपास इंसुलिन इनका चल रहा था, लेकिन डायबिटीज में कोई खास चेंज नहीं आ रहा था। हाई शुगर 450 से ऊपर की शुगर थी, जिसमें कोई खास चेंज नहीं आ रहा था। फिर हमारे पास पेशेंट आए और मैंने मेडिसिन सेलेक्ट की। मैंने इनकी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन सेलेक्ट की फिजिकल सिम्टम्स को लेते हुए। इनकी एक प्रॉब्लम और थी, इनको नेक्रोसिस डेवलप हो गया था लेग में, ये डायबिटीज की वजह से।
इंसुलिन से डायबिटीज में कोई चेंज नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर मेरा एक कहना और भी है, सिर्फ मेडिसिन का सहारा लेकर के हम डायबिटीज को इंप्रूव नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते या मेंटेन नहीं कर सकते। यहाँ पर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम डाइट और एक्सरसाइज के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन को भी लेते हैं तो बेहतर रिजल्ट आता है। होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाने का मतलब ये नहीं है कि जो भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है आपका वो सारा स्टॉप कर दीजिए, जो टैबलेट्स चल रही हैं उनको बंद कर दीजिए, इंसुलिन बंद कर दीजिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि एकदम से पैंक्रियाज इंसुलिन क्रिएट करने लगे और हम पेशेंट को क्योर कर सके। इससे पेशेंट की स्थिति और बिगड़ जाएगी, जिसकी वजह से हम ना तो एलोपैथिक मेडिसिन को टच करना है ना इंसुलिन को टच करना है। आपको उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का चुनाव करके उसको डाइट और एक्सरसाइज पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए अपनी मेडिसिन का डोज देना है। होम्योपैथी में बहुत ज्यादा डोजिंग से भी पेशेंट को नुकसान होता है। तो हम लोग वैसे तो ट्रांसमिशन करते हैं और कई बार ओरल भी देते हैं, तो सिंगल डोज कप मेथड यूज करते हैं। सिंगल डोज या 3 डोज की हम सिंगल डोज बनाते हैं या 7 डोज की हम सिंगल डोज बनाते हैं। वो हमने पेशेंट को दी और उसके बाद वेट एंड वॉच करते हैं। हमको बार बार मेडिसिन रिपीट करने से जो मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बिल्कुल राइट रेमेडी है वो भी गड़बड़ हो जाती है। उससे होता क्या है कि फिर वो रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। कई बार इंसुलिन बहुत हाई जाने लगती है क्योंकि होम्योपैथी में मेडिसिनल सिम्टम्स क्रिएट होने लगते हैं पेशेंट के अंदर, तो कई बार इंसुलिन बहुत हाई पहुंच जाती है। इसलिए डोजिंग देते समय बहुत ध्यान रखना है, या आप सिंगल डोज दें या आप 3 डोज की 1 डोज बनाएं या आप 7 डोज को 1 डोज मान के चले। 7 डेज आपने लगातार दिया, मॉर्निंग ओनली, और उसके बाद हमें वेट एंड वॉच करना होता है और डाइट और एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से इस पेशेंट में मैंने सिम्टम्स है जो लिए डायबिटिक अल्सर मैंने आपको दिखाया ही है। इसके साथ साथ इनको सोरेसिस भी था, बचपन में सोरेसिस का प्रॉब्लम रहा है जिसका ट्रीटमेंट कराया। इनकी फैमिली हिस्ट्री में भी डायबिटीज रही है, मदर को कैंसर हुआ, भूख नॉर्मल है और मीठा बहुत पसंद है इनको। इसके अलावा ये खाने के शौकीन है, इनको खाने की सारी अच्छी चीजें, बस अच्छा खाना चाहिए, इनको कोई चिंता नहीं रहती है कि इनको डायबिटीज है। ये अच्छा खाना खाने के शौकीन है। लेकिन जब से इनको हाई शुगर हुई और अल्सर हुआ, डायबिटिक अल्सर हुआ, उसके बाद से उन्होंने काफी परहेज किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी डायबिटीज में कोई चेंज नहीं आ रहा था। इंसुलिन 25 to 30 के बीच में इंसुलिन लेने के बाद भी इनके अंदर में कोई चेंज नहीं आ रहा था, इंसुलिन लेवल में कोई चेंज नहीं आ रहा। फिर किसी ने हमें रिकमेंड किया। कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री लेने के बाद टंग क्लीन, पसीना बहुत ज्यादा, फोरहेड पे कोई खास स्टेन नहीं, कोई ऑफेंसिव ऑफेंसिव ऑर्डर है स्लाइट, नींद, बैक ऑन स्लीप और सलाइवा स्लीप ड्यूरिंग, ये सब लेने के बाद एक मेंटल स्ट्रेस इनकी लाइफ में था कि इनकी माँ एक्सपायर हो गई थी कई साल पहले। इनके बेटे इनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था। इनके 2 बेटे हैं और जो बड़ा बेटा है वो बहुत जिद्दी, बहुत एरोगेंट चाइल्ड, जिसकी वजह से इनको एक मानसिक तनाव बहुत रहता था। इनकी एक प्राइवेट जॉब है जिससे बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं होती है, लेकिन बेटे के शौक है आईफोन और एक बाइक है रॉयल एनफील्ड, इस टाइप की बाइक का शौक, और वो जिद करके अपनी हर चीज को मनवा लेता था, इनको खरीद के देना पड़ता था, नहीं तो ये बहुत ज्यादा एरोगेंट। और कभी सुसाइडल थॉट की धमकी देना या कमरे में अपने आप को लॉक कर लेना,
इनकी वाइफ बहुत ओवर सेंसिटिव है, जिससे इनको इन सब चीजों से बड़ा फर्क पड़ता था। ये एक मेंटल टेंशन बहुत था इनकी लाइफ, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, और एंजाइटी मनी मैटर है। ये दो इनकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा ट्रिगरिंग पॉइंट थे कि बच्चे की चिंता और पैसा कहाँ से लाएं, कैसे मैनेजमेंट करें उस पैसे का। उसके बाद मेरे ख्याल से बहुत छोटा दिख रहा होगा, सारे रूब्रिक्स क्लियर नहीं हो रहे होंगे। दो सिम्टम के बाद एक डायबिटीज मेलाइटिस सिम्टम भी लिया गया था इनका, और डायबिटिक फूड भी लिया गया होगा। मेडिसिन कैलकेरिया काव मैंने दिया, ट्रांसमिट किया मेडिसिन को, और उसके बाद बिल्कुल भी टच नहीं किया, बार बार कोई चेंज नहीं किए। ये फर्स्ट फर्स्ट फोटो आपको दिख रही है दो ब्लैक स्पॉट के साथ, ये ट्रीटमेंट जब शुरू हुआ तब की। उसके बाद फिर ये 1 महीने बाद की, फिर लास्ट फोटो, ये हील हो गया है अल्सर, डायबिटिक अल्सर, हील डायबिटिक अल्सर। इसका वीडियो मैं आपको सुनवाती हूँ। मोनिका मैम आवाज नहीं आ रही है। आपने जो शेयर किया है ना, वहीं पे ऑप्शन रहता है 3 डॉट्स करके, वहां पे साउंड शेयर का ऑप्शन आता है। वहीं पे आपको जी, क्लिक कर, आप वीडियो का साउंड नहीं आ रहा है तो जहाँ जहाँ वीडियो से, नहीं चल रहा है। हाँ हम लोग को नहीं मिल रही है साउंड वीडियो में। अच्छा, वीडियो वाला तो जहाँ पे शेयर का ऑप्शन रहता है वहीं पे छोटा सा 3 डॉट्स करके ऐसे कंप्यूटर में दिखता है, वहीं पे क्लिक करिएगा तो वहाँ पे साउंड शेयरिंग का ऑप्शन आता है, तो उसको ओके करिएगा तब हम लोग को साउंड आएगा वीडियो का, तो नहीं तो अभी नहीं कहाँ से मिल करना रही पड़ेगा? है। जहाँ पर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन था ना जूम में, जी, जहाँ से आपने स्क्रीन शेयर किया था वहीं पर देखिए ऑप्शन होगा साउंड शेयरिंग का। उसी पे थोड़ा सा साइड में क्लिक करिएगा तो अभी तो स्टॉप हो जाएगा, वहां पे नहीं क्लिक करना है आपको। जी, एक रिकॉर्डिंग है। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग पे नहीं, नहीं तो फिर से आपको स्क्रीन शेयर करना होगा। स्क्रीन शेयर फिर से करना होगा ना? हाँ वो साउंड के साथ में ऑप्शन आता है साउंड के साथ में करने के लिए। नहीं, ये स्टॉप शेयरिंग लिख के आ रहा है। तो वो तो अभी बंद हो जाएगी। तो स्टॉप को स्टॉप कर दूं मैं पहले? हाँ पहले स्टॉप करके फिर से करिएगा तो उसमें साउंड शेयर का भी ऑप्शन आएगा। अच्छा, शेयर के ठीक बगल है। में 3 गो पॉपअप आता है, उसी में आता है साउंड शेयर का। साउंड स्क्रीन को, स्क्रीन टच स्क्रीन में क्लिक करूँ ना? हाँ शेयर स्क्रीन पे करिए, उसके साइड में कुछ आ रहा है। कैंसिल स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ के आसपास में कोई ऑप्शन है क्लिक करने के लिए जिसमें कि आता है साउंड शेयर करने का? नहीं, इसमें नहीं है कुछ भी। कौन सा? तो कंटिन्यू करिए मैम उसी तरह। मोबाइल में प्रॉब्लम होता है, मोबाइल में मल्टी माइक नहीं काम करेगा ना, साउंड हो सकता है उसके वजह से हो रहा हो। अच्छा, अच्छा। आप कंटिन्यू करिए। इसमें और कोई ऑप्शन हो तो बताइए, मैं करूँ उसमें। चलिए ठीक है, मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ। वीडियो का साउंड आपको नहीं सुनाई दे रहा है ना बिल्कुल भी? जी, ये वो रहता है तो मोबाइल में प्रॉब्लम हो रहा होगा, मोबाइल मल्टी काम पर्पस नहीं ना होता है, जैसे आपका अभी वीडियो बंद हो गया है उसी तरह से वो होता होगा। तो आप कंटिन्यू अच्छा, करिए। अच्छा, 1 मिनट।
अभी भी आवाज नहीं आ रही है ना? नहीं, वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं। तो पेशेंट ये बोल रहा है कि करीबन हमको 4 महीने लगे हैं इस इंसुलिन को छुड़ाने में। इंसुलिन 22 यूनिट तक इंसुलिन पेशेंट ने लिया है, लेकिन उससे नहीं हो रहा था। और कैलक्रिया कार्ब 0/1 देने के बाद में और डाइट को प्लान करने के बाद ये रिजल्ट आया। इसको थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा कि ये अब आगे कुछ हो नहीं रहा है इसमें। ठीक है, चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। इस केस में एक रूब्रिक लिया था फास्टिडियस। ये बहुत ही सिस्टमेटिक पर्सन है और अपना काम स्वयं करते हैं। हर चीज को सिस्टम से, इनकी सारी फाइल मेंटेन रहती है, ये खुद अपनी सारी फाइल को मेंटेन करते हैं। और दूसरा सिम्टम लिया गया था एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट। तीसरा एंजाइटी फैमिली अबाउट। माइंड में फियर डिजीज इम्पेंडिंग एंड माइंड में इंट्रोस्पेक्शन। ये अपनी बातें जल्दी किसी से शेयर नहीं करते हैं। ये 5 रूब्रिक इनके लिए गए थे और ट्रीटमेंट अभी भी कंटिन्यू है पेशेंट का। इनका अल्सर पूरी तरीके से हील्ड हो चुका है। दूसरा, टैबलेट्स अभी भी चल रही हैं, इंसुलिन छूट चुका है। बस ध्यान ये रखना पड़ता है कि पेशेंट कई बार बहुत लापरवाह हो जाता है बीच बीच में, तो फिर उसकी इंसुलिन बढ़ना, फिर से उसका डायबिटीज बढ़ना शुरू कर देता है। तो हमें बहुत ही कंटिन्यू मोड पे पेशेंट को फॉलो अप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे केसेस में। एक दूसरा केस मैं आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। 48 ईयर्स ओल्ड रजनीश गुप्ता नाम है इनका। इनको सोरियासिस के साथ साथ डायबिटीज का प्रॉब्लम था। इनको फर्स्ट टाइम डायबिटीज हुआ। आप रिपोर्ट अगर देख पा रहे हो, फर्स्ट टाइम की रिपोर्ट इनकी HbA1c 8.3 था और इन्होंने कोई एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट नहीं किया। फर्स्ट टाइम इन्होंने रिपोर्ट करवाई 2022 में। कुछ ठीक से हो नहीं पा रहा है। 2022 में रिपोर्ट करवाई फर्स्ट टाइम इन्होंने। उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हुआ। इनकी हिस्ट्री थी HbA1c 8.3 और हाइपरटेंशन, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, बैक पेन, और पास्ट हिस्ट्री में कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी।
इनकी मदर हार्ट पेशेंट और फैमिली हिस्ट्री मानसिक मेंटल पेशेंट रहे हैं इनके फादर। इनका मेंटल स्टेट था, इनको अपने पिताजी से, पिताजी का बहुत ही ज्यादा दबाव रहा है इनके ऊपर। अगर आपको शायद स्क्रीन दिख रही हो तो पिताजी का बहुत ही ज्यादा दबाव था इनके ऊपर। तो एक सिम्टम लिया गया है एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन। दूसरा सिम्टम लिया गया है, इनका भी बच्चा इनको बहुत परेशान करता है। इनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं, इनका बिजनेस कंबाइंड था। इनके फादर और इनके चाचा जी का कंबाइंड बिजनेस था। फादर तो बुजुर्ग हो गए, घर में रिटायर्ड हो गए, तो इनके चाचा जी भी एक्सपायर हो चुके थे। तो इनके कजिन ब्रदर और इनके साथ पीढ़ियों का कंबाइंड बिजनेस था, जो कि इनको बहुत मेंटल टेंशन देता था। उसके साथ साथ इनका बेटा भी बहुत एरोगेंट, जब उसके खर्चे पूरे नहीं होते थे तो अपना ही सामान बेच देता था और उससे पैसे ले आता था। घर में चोरी भी करने लगा था इनका बेटा, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा ये एक मेंटल स्ट्रेस था अपने बच्चे का। दूसरा, इनको अपनी बीमारी की बहुत चिंता रहती थी, कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, या वो छोटी छोटी प्रॉब्लम, फैमिली में भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो ये बहुत इस बात को लेके के बहुत ही ज्यादा चिंतित, जैसे सोरेसिस था उनको या शुगर थी, इस बात को लेकर के जरूरत से ज्यादा सोच लेना। और बहुत ऑनेस्ट टाइप के व्यक्ति, हर चीज की जिम्मेदारी लेना, आगे से आगे करना। इनके फादर एक मेंटल पेशेंट रहे हैं, तो बाहर सड़क पर जाकर के वो कुछ भी व्यवहार करते थे, तो इस बात की बड़ी उन्हें टेंशन रहती थी, लोग क्या कहेंगे, लोगों की चिंता। तो ये सारा एक मेंटल स्टेट था उनका। तो जिसकी वजह से कुछ रूब्रिक्स लिए गए इनके, एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, एंजाइटी हेल्थ अबाउट, लिबर्टीज एंड सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर्स, लोग क्या कहेंगे। इसके आधार पर इनकी मेडिसिन का चुनाव हुआ नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर ट्रांसमिशन हुआ 0/1 में, और फर्स्ट टाइम की रिपोर्ट थी इनकी 8.3, HbA1c 8.3, और डेट मेंशन। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट आई है 2022 में 5.3। उसके बाद तीसरी रिपोर्ट 5.7, जो कि फिर 2022 में, और 5.4 2024 में। तो ये सारी रिपोर्ट्स, ये इन्होंने कभी भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लिया, सिर्फ अंडर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट रहे। अकेला नेट्रम्यूर ही नहीं दिया गया, बीच बीच में कभी बेलाडोना की जरूरत पड़ी, कभी कुछ और मेडिसिन का भी चुनाव किया गया, पर बहुत ज्यादा होम्योपैथिक रेमेडी आपके केस को स्पॉइल करेगी, ये पहला शर्त है कि आप एक मेडिसिन का चुनाव प्रॉपर केस टेकिंग करने के बाद, मेंटल इमोशनल फिजिकल, यहाँ पर फिजिकल को आपने देखा बहुत हमेशा मेंटल सिम्टम्स ज्यादा लिए गए हैं। एक्चुअली इसके पीछे कारण ये है कि 10-12 सिम्टम लेने की आदत नहीं है। 5 से 6 सिम्टम में अगर हमें पिक्चर क्लियर हो जाती है तो हम बहुत सारे सिम्टम्स रडार में नहीं डालते हैं। वहां पर कहीं पर फिजिकल में कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं मिला जो हमको लेना पड़ता, या फिजिकल जर्नल में या स्लीप में या उसके बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम होता है, उसको ही हमको
चुनाव करना होता है। तो जो मेंटल सिम्टम्स के साथ मुझे अनकॉमन पिक्यूलियर लगा, वो हमने सिम्टम्स का चुनाव किया। और सिम्टम्स, सिर्फ सिम्टम के आधार पे कोई भी मेडिसिन का चुनाव नहीं होता। जो केस टेकिंग लेने के बाद एलिमिनेशन ऑफ सिम्टम्स के बाद जो 5-6 रूब्रिक्स डाले गए रडार में और कुछ मेडिसिन सामने आई, यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो पहली मेडिसिन आ रही है, दूसरी मेडिसिन आ रही है, तीसरी मेडिसिन आ रही है, इस पर न जाकर के या कौन सा सिम्टम कौन सी मेडिसिन कवर कर रही है, ये भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है रेमेडी के चुनाव में। महत्वपूर्ण ये है कि उसका टेम्परामेंट क्या है, उस व्यक्ति का, उसका व्यक्तित्व किस मेडिसिन से मैच कर रहा है। यहाँ पर कई दवाइयां हैं, एक कैलकेरिया, स्टेफिसिग्रिया, नाइट्राम्यूर, सीपिया, लाइको, बेडोराइनम, फास्फोरस, साइलिसिया, आर्सेनिक, कार्सिनोसिन, इग्निशिया, सल्फर। ये इन दवाइयों में से कोई भी दवाई इस पेशेंट की हो सकती थी, लेकिन हमने दवाई का चुनाव किया नाइट्राम्यूर। मिलीसिमल पोटेंसी का इस्तेमाल करते हैं तो मिलीसिमल पोटेंसी 0/1 से स्टार्टिंग हो जाती है। यहाँ पर कैलकेरिया क्यों नहीं, स्टेफसिग्रिया क्यों नहीं, सीपिया या लाइको या मेडोराइनम क्यों नहीं। वैसे डायबिटीज के केस में एज ए नोसोड मेडोराइनम का बड़ा अच्छा रोल है, लेकिन वही बात है, नोसोड भी हम तभी मैच करेंगे जब उस समय वो पिक्चर शो कर रही हो। जिस रेमेडी की पिक्चर पेशेंट शो करेगा वही मेडिसिन उस वक्त दी जाएगी। स्टेफसिग्रिया, नाइट्राम्यूर, सीपिया, ये बहुत पास पास की दवाइयां हैं। उस व्यक्ति ने कभी भी अपने फादर के डोमिनेशन को बर्दाश्त करता रहा, बर्दाश्त करता रहा, बर्दाश्त करता रहा, बचपन से जब तक फादर अभी भी है, मेंटल पेशेंट हुए तब तक उनको कंटिन्यू बर्दाश्त ही किया। उसके बाद वो व्यक्ति अपने बिजनेस में भी कहीं ना कहीं अपने कजिन्स को ही बर्दाश्त कर रहे हैं। चालाकी कजिन ब्रदर कर रहा है, ये ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, ये इनका मिलिट्री का शॉप है, जो मिलिट्री के लोगों को, सेना के लोगों को सारा सामान प्रोवाइड करते हैं। तो दुकान पे बैठने का काम कम होता है, इनका बाहर जाने का काम ज्यादा होता है, जिसका फायदा इनके कजिन ब्रदर हमेशा उठाते रहे हैं और ये अपना ईमानदारी से काम करते रहे। उसके बाद इनके बेटे ने भी इनकी सिधाई का फायदा उठाया। तो वो अपनी बात को कुछ कह नहीं पाते हैं, वो अंदर 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 उनका घुटना शुरू रहता है। तो मुझे नेट्राम्यूर ज्यादा अप्रोप्रिएट लगी। नेट्राम्यूर 0/1 देने के बाद 3 या 4 महीने बाद हम लोग HbA1c कराते हैं, रिपोर्ट नॉर्मल आई, कोई परहेज नहीं है, क्योंकि डायबिटीज एक सिंबल लग गया है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हैं वो। उनका सोरेसिस भी काफी बेहतर है और 2021-22 में डायबिटीज शुरू हुई, आज 24 हो गया है, आज तक उन्होंने कभी भी डायबिटीज के लिए कोई मेडिसिन नहीं ली और डायबिटीज बिल्कुल नॉर्मल आ रही, जबकि मानसिक तनाव अभी भी चल रहा है। फादर ठीक है, लेकिन बेटा अभी भी उनका तंग कर रहा है। बिजनेस में डिस्प्यूट हो गया, अलग अलग हो गया बिजनेस, अब अपना बिजनेस वो अलग संभाल रहे हैं और उनका कजिन ब्रदर अलग संभाल रहा है, लेकिन अभी वो मैटर चल ही रहा है और बेटे का मैटर चल ही रहा है। उसके बावजूद भी डायबिटीज बिल्कुल नॉर्मल आ रही। होम्योपैथी की दवाई अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल है तो आपके ऊपर इतना बेहतर ढंग से काम करती है कि पोटेंसी का चुनाव और डोज, एक प्रॉपर डोजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको बराबर नेट्रामूर देते रहे, बहुत फ्रीक्वेंट रिपीटेशन किया, वहां पर भी हमारा केस बिगड़ जाएगा। या
कई बार कोई चीज में चेंज नहीं आया, चलो दूसरी दवाई के बारे में सोचते हैं, और हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं कर सकते। बहुत ही ध्यान से ये कंफर्म हो जाने के बाद कि हाँ, अब इस मेडिसिन का काम खत्म हो गया, अब हमको कोई दूसरी रेमेडी का चुनाव करना होगा, या कुछ सिम्टम्स ऐसे आ जाते हैं जहां पर हमको कुछ और मेडिसिन का चुनाव करना ही पड़े, तभी हमें कुछ मेडिसिन देना चाहिए। अदरवाइज वेट एंड वॉच की स्थिति होम्योपैथी के लिए बहुत ही कारगर महसूस होती है। ऐसा हमने 19 साल की प्रैक्टिस में देखा। कई बार हम लोग बहुत वरीड हो जाते हैं, पेशेंट तो वरीड रहता ही है और हम लोग भी वरीड हो जाते हैं, और पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी दवाइयों का चेंज करना हमारे ही केस को स्पॉइल कर देता है। हैनीमैन सर इसी बात को बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से कहते गए, क्योंकि मिलिसिबल पोटेंसीज में हमको पोटेंसी का टेंशन नहीं रहता है। सक्सेसिबल पोटेंसी होती है 0/1, 0/2, 0/3, और जब तक 0/1 काम कर रही है प्रॉपर वॉच करते करते, तब तक हम 0/2 में जाने की जरूरत नहीं है। तो सक्सेसिव हमको हायर पोटेंसीज मिल जाती हैं। यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि नोसोड का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई बार केस बार बार रिलैप्स करता है, तो वहां पर हमको नोसोड की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर कार्सिनोसिन और मेडोराइनम, दो नोसोड आपके सामने आ रहे हैं। मेडोराइनम शुरू में ही दिखेगा, कार्सिनोसिन उसके बाद। यहाँ पर पेशेंट के एक डायबिटीज में मेडोराइनम का भी बहुत अच्छा रोल है, कार्सिनोसिन का भी बहुत अच्छा रोल है। चुनाव हमको नोसोड का चुनाव कैसे करना है? नोसोड का चुनाव आपके टेम्परामेंट के आधार पर ही किया जाएगा। उसमें जब हम डायबिटीज मेलाइटिस को रडार में देखते हैं, तो कार्सिनोसिन भी है और मेडोराइनम भी है। दोनों एक एक नंबर में पड़ी हुई है। किसी भी रेमेडी का चुनाव उसके टेम्परामेंट, उसके स्वभाव के आधार पर, जो उस वक्त का है, उस आधार पे हमको नोसोड का भी चुनाव करना है। लॉ एक ही है, समय समय पर बस वेरी करता रहता है मेडिसिन के अकॉर्डिंग। और इस पेशेंट को हमने कभी भी कोई भी एलोपैथी की दवाई नहीं दी, और ये वही का वही क्योर हो गया। 2 साल हो गए, इस समय वो डायबिटीज फ्री है, अब उसको डायबिटीज नहीं है। ये कंप्लीटली क्योर केस है। वीडियो साउंड नहीं जा रहा है। क्या आपको साउंड सुनाई दे रहा है वीडियो का? क्या आपको मेरा साउंड सुनाई दे रहा है आप लोगों को? क्या आप लोग सुन पा रहे हैं हमें? आवाज आ रही है आपकी? एक बार बताइएगा, क्या वीडियो की आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, वीडियो की आवाज नहीं आ रही। वीडियो की साउंड नहीं सुनाई दे रही है ना? नहीं मैम, वीडियो की साउंड नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं। पेशेंट ने वीडियो में बोला कि इसको डायबिटीज डिटेक्ट हुई थी 2021 में, और ट्रीटमेंट के बाद अभी बिल्कुल क्योर है, और कोई भी मेडिसिन उसने कभी नहीं लिया। 3 साल हो गए हैं। एक और केस है जो आया तो मेरे पास था डिप्रेशन को लेकर के, लेकिन उसको डायबिटीज भी था
और जॉइंट्स पेन भी था। ट्रीटमेंट शुरू हुआ। डिप्रेशन, डिप्रेशन इतना सीवियर कि ऑल टाइम बिस्तर पर ही रहती थी वो। कृष्ण की भक्ति में लीन वो महिला, लेकिन कृष्ण की पूजा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसका बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता था। वो पूरे समय रोती रहती थी, बिस्तर पर पड़ी रहती थी, और उसकी किसी काम को कोई भी इच्छा नहीं होती थी कि किसी भी काम को करने की। एक मिनट आप होल्ड करिए। इसका ट्रीटमेंट जब शुरू हुआ, रागिनी गुप्ता 42 साल की महिला है। डिप्रेशन, वो बिस्तर ही नहीं छोड़ती थी। दूसरा, हमेशा लेटे रहने का मन करता था। इनको 6 साल से शुगर की बीमारी थी, जिसके लिए वो टैबलेट लेती थी। पूरे शरीर में दर्द था, सारे जोड़ों में इनको दर्द रहता था। और दूसरा, घबराहट। सुबह 12 बजे तक इनको बहुत घबराहट होती थी। उसके बाद ये कुछ ठीक होती थी, अपना थोड़ा बहुत काम करती थी, और ऑल टाइम बिस्तर पर ही रहना था इनको। पास हिस्ट्री में गॉल ब्लैडर में स्टोन रहा था, जिसकी वजह से कोलेसिस्टेक्टोमी हुई थी इनकी। इनके फादर को भी शुगर की हिस्ट्री रही है। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में बहुत सारे एबॉर्शन हुए हैं, कुछ मैकेनिकली, कुछ टेंडेंसी अपने आप ही हुए हैं। और हस्बैंड का बिहेवियर इनके लिए बहुत खराब था। शुरू से ही इनके हस्बैंड का बिहेवियर इनके लिए बिल्कुल प्यार भरा नहीं था, बहुत क्रूअल नेचर का बिहेवियर था। और उसको ये झेलती रही, बहुत साल इन्होंने झेला। फिर धीरे 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 वो डिप्रेशन की शिकार होती चली गई। इनकी हिस्ट्री लेने के बाद कुछ सिम्टम्स इनके लिए मैंने एक कंपनी डिजायर, जब कुछ लोग आ जाते थे इनके घर में, तो इनके डिप्रेशन में काफी राहत मिलती थी। या कहीं घूमने चली जाती थी, या खुली हवा में निकल जाती थी, तो इनको मेंटल स्टेट में अच्छा लगता था। ये किसी गांव की रहने वाली थी। जब ये किसी शहर में जाती थी, अपने शहर में कुछ काम से या दवाई लेने या किसी कारण से, तो इनके डिप्रेशन में काफी आराम मिलता था। तो एक सिम्टम था इनका ट्रैवलिंग एमिलरेट। दूसरा, ओपन एयर एमिलरेट भी था सिम्टम। ये काफी इंपॉर्टेंट सिम्टम था, ओपन एयर एमिलरेट। खुली हवा में इनको बहुत अच्छा लगता था। ये स्टेटमेंट था पेशेंट का कि जब हम कहीं बाहर निकल जाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको बहुत आराम मिलता है। दूसरा, गाना गाती थी ये कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती थी। जब इनको गाने का शौक था, लेकिन डिप्रेशन के टाइम तो ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन इनको गाने का शौक था, ये गाती थी। क्योंकि ये कृष्ण भक्ति में लीन है, वृंदावन से जुड़ी हुई है, तो ये जब इनका मूड ठीक होता था, जब ये कुछ ठीक होती थी, तब ये गाना भी गाती है। ये गाना लिखती भी है, और उन गीतों को लिखना, कुछ कविताओं को लिखना, ये सब इनका चलता है। बेवजह रोना एक सिम्टम है, वीपिंग कॉजलेस, बिना किसी बात के, कोई वजह ना होना फिर भी रोते रहना, तो वीपिंग कॉजलेस। और दूसरा, कि फीमेल्स में सेक्सुअल रिलेशन बिल्कुल भी नहीं, सेक्सुअल एवर्जन। तो एक सिम्टम और लिया गया है, सेक्सुअल डिजायर बॉन्ड। उनको बिल्कुल मन नहीं करता था कि हस्बैंड के साथ वो किसी रिलेशन में रहे।
इन सारे सिम्टम्स को लेने के बाद मेडिसिन मैंने इनकी पल्सेटिला लगाई। पल्सेटिला 10वें नंबर की मेडिसिन पल्सेटिला लगाई। 0/3 से शुरू किया। 0/3 इसलिए क्योंकि मेंटल बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट था, जिसकी वजह से 0/3 से स्टार्ट हुआ। और उसके बाद रिजल्ट ये हुआ कि महिला डिप्रेशन से तो पूरी तरीके से ठीक हुई है, साथ में जो 6 साल से इनको डायबिटीज चल रही थी उसकी भी दवाइयां बंद हो गई। कि बॉडी ने, उस पल्सेटिला ने जाकर के इनके हार्मोन्स को एक्टिवेट किया। और नहीं चल उनके हार्मोन्स को एक्टिवेट किया और धीरे धीरे इंसुलिन उनकी बॉडी में बनना शुरू होने लगी। तो जो दवाई रेगुलर बेसिस पे ले रही थी वो धीरे धीरे उनकी शुगर लो होने लगी। दवाई को आधा किया गया। आधा करने के बाद फिर उस दवाई को धीरे धीरे टैपर करके बंद करना पड़ा। तो होम्योपैथी पेशेंट के लिए एक वरदान है, लेकिन इसको अगर जो हमारे नियम कायदे कानून है उसके अकॉर्डिंग किया जाए और बहुत धैर्य के साथ, पेशेंट की एंजाइटी के साथ खुद को एंग्शियस नहीं होना है और अपनी एंजाइटी को साइड में रख के अपने को धैर्य रखना है। धैर्य के साथ अगर हम सही से सेलेक्ट की हुई दवाई को फॉलो करें। कई बार हमारी मेडिसिन गलत हो जाती है। शायद इस पेशेंट की मेडिसिन मैंने पहले सीपिया लगाई थी, सीपिया ने काम नहीं किया, तो फिर उसके बाद हमने पल्सेटिला लगाई। सीपिया 1-1.5 महीने तक लगी रही, कोई चेंज नहीं आया सीपिया में। तो जब सीपिया में कोई चेंज नहीं आया, फिर पल्सेटिला का चुनाव किया गया। तो कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं मेडिसिन के चुनाव करने में, लेकिन जब मेडिसिन अपना काम करना शुरू करे तो उसको बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं होती है। दवाई देने के बाद सिर्फ फॉलो अप प्रॉपर होना चाहिए। मेडिकेशन बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय एक बहुत बड़ा बाउंडेशन है। तो जिसकी वजह से मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देती हूँ। और अगर कोई सवाल हो किसी का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो नहीं चल पाए, इस बात का मुझे दुख है कि उसमें सारा सार था उन वीडियोस में, लेकिन बात समझ में आई जरूर होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। ओके मोनिका जी, आप हेलो, आप अपना वीडियो को स्टॉप कर लीजिए। जी। वीडियो को और ऑडियो को कि अपना स्क्रीन शेयर को बंद कर दीजिए। हाँ ठीक है। सबसे पहले तो मोनिका जी मैं ये कहूँगा कि आपने जो आप पहले भी प्रेजेंट कर चुकी हैं इस सेशन में, और मोबाइल से सेशन प्रेजेंट करने के कारण आपके वीडियो सुनाई नहीं पड़े, है ना। और पहले आप पहली बार पता नहीं क्यों आप बदलाव किए हैं मोबाइल से। इसलिए जब भी कोई जिसमें वॉइस होता है, वीडियो होता है, तो उसमें आपको इसका यूज नहीं करना चाहिए मोबाइल का, है ना। आपके पास में लैपटॉप है, सभी कुछ है, तो उसको यूज कीजिएगा। मैं आइंदा के लिए आपको इसको बता रहा हूँ। वैसे प्रेजेंटेशन आज आपने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है और सभी के लिए अच्छा है। आपने क्वेश्चंस के अति आपके जो पार्टिसिपेटरी ये रहा है काफी अच्छा। आपके पार्टिसिपेंट्स भी जो है तो आपको बहुत सारे चैट में दिए हैं और सब सुनते रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन अच्छा है। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हम लोग के पास में 3 मिनट बचा है। डायबिटीज जो कहते हैं स्वीटनेस इन योर लाइफ, है ना, इम्बैलेंस ऑफ द स्वीटनेस इन द लाइफ। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि आप कभी एक मोटरोला से जो ज्वाइन किया, पूछ रहे डेसिमल स्केल आप यूज करती हैं कि नहीं। आप जवाब दीजिए। डेसिमल इसमें हम लोग मिलीसिमल पोटेंसी को यूज करते हैं, डेसिमल पोटेंसी और बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। हम लोग मिलीसिमल पोटेंसीज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और सक्सेसिव पोटेंसीज है
इसलिए क्योंकि हैनीमैन सर ने बोला है कि 6th एडिशन में मिलीसिबल पोटेंसीज को हैनीमैन सर ने बोला है, और इसके में एग्रीवेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं और सक्सेसिव पोटेंसी है। क्योंकि जब हम डेसिबल पोटेंसी यूज करते हैं तो 30, 200, 1M, 10M बहुत लंबा गैप आता है, उसके बीच की पोटेंसी हमको नहीं मिल पाती है, और शायद हम उतना अच्छे से खुद से बनाना चाहे तो हमारे लिए मुश्किल भी होती है। तो मिलीसिबल पोटेंसीज में एग्रीवेशन के चांसेस बहुत कम है, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 आराम से मिल जाती है, इसलिए मैं मिलीसिबल पोटेंसीज का इस्तेमाल करती हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया है। सेंटिसिमल और 50 मिलीसिमल का रिलेशनशिप और डेसिमल का रिलेशनशिप, ये इसको हम लोग 50 मिलीसिमल को कहते हैं अल्टीमेट पोटेंसी। और ये काफी बहुत ही स्मूथ फंक्शनिंग है, बॉडी के साथ में अच्छा ट्यूनिंग होता है, इसलिए यह यूजफुल है। और जो लोग इसका एक बार आनंद उठा लेते हैं, इसको अनुभव करने लगते हैं, तो इसे काफी अच्छा लोगों को अनुभूति महसूस होता है। आपके पास में, किसी के पास में और कोई सवाल है? और किसी का कोई सवाल है? नहीं, अब तो कोई सवाल नहीं है ना? तो डॉक्टर डॉक्टर रिया, डॉक्टर रिया आप हैं? डॉक्टर रिया, यू आर एबल टू लिसन Yes, मी? yes sir, definitely sir, बताएं। So now you can make a vote of thanks. You can also convey your message. Okay sir. Sir, ma'am, this session is very very knowledgeable, and I would like to take a moment to sincerely thank you. रिया जी, हिंदी में बोलिए और अपना वीडियो ऑन करिए। Sir, just wait a moment. अच्छा, चलिए आप बोलिए। मैम, मैं कह रही हूँ कि थैंक यू सो मच, आपका ये सेशन हमारे लिए बहुत नॉलेजेबल रहा, और हमने सीखा कि मेंटल पिक्चर पे कैसे कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और कैसे कैसे पोटेंसीज देकर डायबिटीज भी अच्छे से क्योर किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। गुरुजनों को So with प्रणाम। this session is closed, and now it is handover. Thank you, मोनिका जी। फिर आइए अगला सेशन में किसी में, है ना? इसके साथ में हम लोग का सेशन समाप्त होता है। हम लोग इसको अब अंग्रेजी सेशन की ओर बढ़ते हैं। नाउ ओवर टू द मॉडरेटर फॉर द इंग्लिश सेशन, कैन टेक ओवर द। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। Thank you.